हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, जिसमें इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था। अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और आज हमें यही देखना है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आज का अपना टॉपिक यही रहेगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम देखेंगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमें क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन कहां होगा, आज हम ये देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने इनको मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से किया कि हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब एक नया वेक्टर मिलता है सी वेक्टर। तो इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। इस वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, हम यहां पे क्रॉस लगा देते हैं। अगर यहां पे डॉट होता है तो वो कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट। अगर क्रॉस है तो वो कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B अगर है तो मतलब ये हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है। वेक्टर से रिलेटेड जब रिसर्च हुई, एनालिसिस हुआ, तो ये पता चला जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो और उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में उन्हें मल्टीप्लाई करें, सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। इसको कुछ ऐसे समझिए, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, एक वेक्टर हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड है बी। सपोज दोनों के बिटवीन एंगल है थीटा। अब देखिए, हमने कहा ए और बी को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बी को रिजॉल्व कर दिया। इधर मिला हमें बी कॉस थीटा, थीटा के साथ बी कॉस थीटा, और यहां हमें मिला बी साइन थीटा। ठीक है। अब हमने सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ए और बी कॉस थीटा, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। हमने परपेंडिकुलर वालों को मल्टीप्लाई किया, ए और बी साइन थीटा, ए और बी साइन थीटा परपेंडिकुलर वालों को, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट आया ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये सी वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी। फिर से समझिए, ए क्रॉस बी, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, हमें न्यू क्वांटिटी मिली सी वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया ए बी साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन भी तो होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। अब वो यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो जब रिसर्च हुआ ये पता चला जो हमें वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है। तो हम यहां पे एन कैप एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, एन कैप। एन बता रहा है नॉर्मल, मतलब ये प्रोडक्ट ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। ये यूनिट वेक्टर क्या इस मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ये ए बी साइन थीटा अगर मैग्नीट्यूड है तो ये यही रहेगा, बस इसका यूज क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, लिख लेते हैं, क्या लिखें, एन कैप सोज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है एन कैप। ए क्रॉस बी का मतलब ये प्रोडक्ट का। ठीक है। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये ए और बी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज हमारे पास ये ए वेक्टर है, ऐसे एक्स एक्सिस में ए वेक्टर, बी वेक्टर है वाई एक्सिस में, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बी वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां होगी। तो ए क्रॉस बी के पास टू ऑप्शन है, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वहां पे टू ऑप्शन हमारे पास बनते हैं। ठीक है। डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर।
तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कहां बनता है? क्या इधर? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या इधर नीचे? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या यहां? यस। एक ऑप्शन ये है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये हो जाए, एक ऑप्शन ये है इसकी डायरेक्शन ऐसे पीछे हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव जेड एक्सिस और एक नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन तो एक ही लेनी थी ए क्रॉस बी की, कहां ले? तो इसके लिए हमने रूल बनाया कि डायरेक्शन कहां लेनी है। तो ये हो गया, समझ गए? ठीक है, अब रूल देखते हैं, डायरेक्शन कैसे बताते हैं ए क्रॉस बी की, अब वो देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। पहला रूल देखते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। खैर आप उसको यूज मत करना, क्या है ये पहले समझ लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। राइट हैंड स्क्रू रूल, इस देखिए ए इधर है, बी इधर है, तो एक स्क्रू को घुमाइए ए से बी की तरफ। अगर हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ए से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए, ए से बी की तरफ ऐसे स्क्रू को घुमाइए। वो स्क्रू कहां जाएगा? अगर वो ऐसे घूम रहा है तो वो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा। ऐसे ये स्क्रू, हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ए है एक्स एक्सिस में, बी है वाई एक्सिस में। तो राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि स्क्रू घुमाइए ए से बी की तरफ, तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। ठीक, इसको ऐसे फाइंड करते हैं। लेकिन इससे अच्छा जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, ये हम यूज करते हैं ज्यादा, राइट हैंड थंब रूल, आपको भी यही यूज करना है। इसको अप्लाई करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है ए क्रॉस बी की तो अपना राइट हैंड का यूज आपको करना पड़ेगा। राइट हैंड का, किसका? राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड मत निकाल लेना, राइट हैंड। ठीक, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं। ठीक, तो क्या करना है, राइट हैंड बाहर निकालो, हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, राइट हैंड निकाल लो अपना। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स, थंब को छोड़ के राइट हैंड की फिंगर्स जिधर ए है उधर अलाइन कर दो। तो फिंगर्स कहां अलाइन करनी है? ए की डायरेक्शन में। जो आपका पाम होगा, पाम, इस पाम को अलाइन करना है बी की डायरेक्शन में, और थंब आपको, जो थंब होगा, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ये एन कैप की डायरेक्शन आपको देगा। ठीक है, फिर से देखिए कैसे 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 सर, यहां पे हमारे पास ए वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग और बी वेक्टर है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए। तो राइट हैंड निकालो, राइट पैर मत निकाल लेना, राइट हैंड निकालना है। ए पे क्या अलाइन कर देना है? फिंगर्स, मतलब जो क्रॉस से पहले है, उस पे फिंगर्स। क्रॉस से पहले बी भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि भाई ए यहां पे लिखा है तो ए पे फिंगर ही करनी है, क्रॉस से पहले जो है वहां पे फिंगर्स। तो क्रॉस से पहले पे फिंगर अलाइन कर दो, मतलब ए पे फिंगर अलाइन कर दो, तो ए इधर है, फिंगर इधर, राइट हैंड की। पाम किधर होना चाहिए? जिधर बी है, बी ऊपर की तरफ है तो पाम ऐसे ऊपर होनी चाहिए, है, बिल्कुल है। थंब आपका कहां? थंब ऐसे मत कर देना फिंगर के साथ, थंब को ऐसे रखना है, थंब को ऐसे रखना है फिंगर के परपेंडिकुलर। थंब कहां आ गया? बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहां पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां आ गई? जहां थंब है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, बाहर की तरफ। समझ गए? ठीक है। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करने का दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। अब आपको यहां पे फिंगर्स अलाइन करनी है, अलाइन 3 फिंगर्स एट 90 डिग्री। कैसे कैसे कैसे? आपको थंब, इंडेक्स फिंगर थंब के बाद इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इनका यूज करना है। मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, ये तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो, ऐसे तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक, ए क्रॉस बी की आपको डायरेक्शन देनी है। क्रॉस से पहले जो है, इस केस में ए है, वहां पे इंडेक्स फिंगर आप अलाइन कर दो, इंडेक्स फिंगर। क्रॉस के बाद जो है बी, यहां पे मिडिल फिंगर अलाइन कर दो, मिडिल फिंगर, सही है, ठीक है। तो यहां पे भी थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, सही है, समझ गए? ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या पहले क्या आया था,
ये वाले तरीके से राइट हैंड थंब रूल के ये वाले तरीके से पॉजिटिव जेड एक्सिस में डायरेक्शन आई थी ए क्रॉस बी की। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां आती है देखते हैं इससे। इंडेक्स फिंगर राइट हैंड की ए की तरफ, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए की तरफ इंडेक्स फिंगर ये वाली चले गई, ठीक है। मिडिल फिंगर बी की तरफ, तो बी कहां है ऊपर, ये मिडिल फिंगर ऊपर आ गई, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, थंब ऐसे खोल दो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो थंब कहां आ गया, बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन निकालनी आ गई आपको, ठीक है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का ज्यादा यूज नहीं करते, इसका ही करते हैं, थंब रूल का। दो तरीके मैंने बता दिया, आप कैसा भी कर सकते हैं। एक और तरीका है कर्ल करना। ए पे फिंगर कर दो ऐसे और अपनी फिंगर्स को घुमाओ। देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, क्रॉस से पहले ए है, फिंगर अलाइन कर दो ए की तरफ जो क्रॉस से पहले है, बी की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, घुमाओ। बी कहां है ऊपर, तो ऐसे घुमाओ ऊपर, ऐसे। ए इधर है, बी ऊपर है, ऐसे घुमा दो। थंब जिधर आया वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप अप्लाई करो, अपने 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 चॉइस आपकी है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, सब अच्छा है, सबसे एक जैसा ही आएगा। चलिए डायरेक्शन निकालनी आ गई आपको, एक बार फिर से समरी समझ ले। देखो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल रही है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके। कब मिलती है, जब वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक। इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, डॉट से स्केलर प्रोडक्ट को। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। हमने कहा इसका डायरेक्शन एन कैप से दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का यूज यही है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है जी, हो गया। ये यूनिट वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा इसको लिख ही लो यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ गए होंगे आप, अगर वेक्टर नहीं लगा तो वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस। एंड थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप के बारे में मैंने यहाँ पे लिखाई दिया, ठीक है, ठीक। अच्छा एक और छोटी चीज समझ लो आगे बढ़ने से पहले, डायरेक्शन भी क्लियर हुई। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। अगर आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ऐसा मत बोलना कि ए वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है, लेकिन कैसा प्रोडक्ट दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, इसको बोलना है ए क्रॉस बी। क्रॉस से पता चल जाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी आएगी इनके मल्टीप्लीकेशन से। अगर यहां पे ऐसा है तो ये ए डॉट बी, ठीक, दोनों में डिफरेंस है। एक और बात यहां पे समझिए, क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हैं और फिर बोलेंगे ए क्रॉस बी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी बोल रहे हैं तो ये वेक्टर होने ही चाहिए, ठीक है, ये वेक्टर होने चाहिए। बस समझ गए, छोटी छोटी बातें, ठीक। चलो ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, कुछ फिजिकल एग्जांपल देख लेते हैं इसके, फिजिकल एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट के। तो आप लिखिए फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, फिजिकल एग्जांपल्स। चलो भाई फिजिकल एग्जांपल देखते हैं, फिजिकल एग्जांपल्स। खैर ये आप आगे भी पढ़ लेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पे टॉर्क। टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स। एंड टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड फोर्स। सेकेंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is again vector quantity and it is denoted by L. It is vector product of position vector and linear momentum. इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं टॉर्क का थोड़ा इफेक्ट दे दूं आपको। ये मार्कर मेरे पास है ऐसे, मैं इसको यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, यहां पे ऐसे, तो यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो गई आगे जहां मेरी फिंगर जा रही है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहां से पोजीशन वेक्टर बनाए तो इधर की तरफ जा रहा है, यहां से इधर की तरफ, ठीक। तो टॉर्क की डायरेक्शन बताइए, आर किधर की तरफ है, यहां से ऐसे इधर की तरफ आर है, ठीक। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? आर क्रॉस एफ। आर पे क्या करनी है अपनी फिंगर्स राइट हैंड की, ठीक। मैं पाम वाला यूज करूंगा यहाँ पे, राइट हैंड का तरीका पाम वाला। अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो क्रॉस से पहले है आर, आर पे राइट हैंड की फिंगर्स अलाइन कर दो, आर इधर की तरफ है ऐसे, फोर्स कहां लग रहा है इस पॉइंट पे? बाहर की तरफ, तो पाम बाहर की तरफ ऐसे,
तो थंब कहां गया? ऊपर की तरफ, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। खैर ये टॉर्क जब आएगा वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कुछ इसके फिजिकल एग्जांपल थे। ठीक, इसके अलावा और भी हैं, हम आगे जैसे जैसे आता रहेगा वहां हम पढ़ते रहेंगे उसको। ठीक, चलो ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मैं यहां से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, देखते हैं आपको डायरेक्शन निकालनी आ रही है या नहीं। ठीक है, यहीं पे दे देता हूं मैं आपको। Suppose this is x axis, this is y axis, this is z axis. This is suppose a vector is along x axis and c vector is along y axis and suppose b vector is along positive z axis. ठीक है, ऐसा है। ये a वेक्टर x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, c वेक्टर पॉजिटिव y एक्सिस पे और b वेक्टर पॉजिटिव z एक्सिस पे। ठीक, मुझे डायरेक्शन बताइए। ये हो गया, ये नोट हो गया। चलो मुझे डायरेक्शन बताइए किस किस की, यहां पे देता हूं मैं आपको, देखते हैं आप लोग सही सीख पाए या नहीं अभी जितना किया हमने। ठीक, उसके बेस पे क्वेश्चंस। डायरेक्शन बतानी है आपको पहले b क्रॉस a की, फिर आपको बतानी है c क्रॉस b की। डायरेक्शन बतानी है बस, डायरेक्शन। फिर आपको बतानी है a क्रॉस c की, देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। फिर आपको बतानी है a क्रॉस b की डायरेक्शन। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले b क्रॉस a की डायरेक्शन, b क्रॉस a कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, राइट हैंड थंब रूल वाला। 3 तरीके मैंने बताए, 2 तो लिखा है, एक कर्ल वाला मेथड। ठीक है, पहले b क्रॉस a की, b किधर की तरफ है? पॉजिटिव z एक्सिस, तो राइट हैंड में पाम वाला यूज करूंगा, पाम वाला यूज करूंगा। b बाहर की तरफ है, पॉजिटिव z एक्सिस, तो b पे राइट हैंड की फिंगर से लाइन कर दो, ये आ गए राइट हैंड की फिंगर्स। ठीक हो गया? हाँ ठीक है। a किधर की तरफ है? x एक्सिस इधर की तरफ, तो इधर पाम कर दो, इधर पाम हो गई। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक। थंब कहां आया? ऊपर, तो मतलब b क्रॉस a की डायरेक्शन कहां गई? ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस। सही है, कहां गई b क्रॉस a की डायरेक्शन? पॉजिटिव y एक्सिस। c क्रॉस b, c ऊपर है, b इधर है, c ऐसे है, b इधर है। सही है, अलाइनमेंट सही हुआ है। c ऊपर, फिंगर ऊपर, पाम पार की तरफ, राइट हैंड की, कोई लेफ्ट हैंड तो यूज नहीं कर रहा है, नहीं ऐसे मत करना, करते रहो मेरे साथ घर में। c इधर, b बाहर की तरफ, तो थंब कहां गया? थंब आ गया इधर की तरफ, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस। तो c क्रॉस b इसकी डायरेक्शन कहां आ जाएगी? पॉजिटिव x एक्सिस। सही आया आप लोगों का? ठीक है, आ गया होगा, देखो अभी आ जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे। a क्रॉस c, a है इधर तो फिंगर इधर, c ऊपर है, ये फिंगर इधर, a इधर, c ऊपर, तो कहां गया ये थंब कहां गया? ऐसे बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव z एक्सिस। a क्रॉस c की डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव z एक्सिस में। a क्रॉस b, क्रॉस से पहले a है तो वहां फिंगर, इसका ध्यान रखना, जो क्रॉस से पहले है वहां फिंगर जाएगी, क्रॉस से पहले a है वहां फिंगर। ठीक, b कहां है? b बाहर की तरफ है, ये फिंगर b बाहर की तरफ है, तो थंब कहां गया? नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव y एक्सिस। ये आ गई, सही है आपकी डायरेक्शन। प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगी। ठीक है, कोई भी तरीका अप्लाई कर लो, जैसे राइट हैंड थंब रूल का मैंने बताया। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है एक, b क्रॉस a और a क्रॉस b दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। b क्रॉस a पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो वहीं a क्रॉस b नेगेटिव y एक्सिस में, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहां से मैं एक प्रॉपर्टी बनाने वाला हूं अभी। ठीक, यहां से देखो। चलिए अभी लिखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं और लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। चलिए ये समझ गए? यस सर, समझ गए। ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप के साथ, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है डायरेक्शन आनी चाहिए, उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होती है, ये भी हम समझ गए। चलो अब आगे प्रॉपर्टीज, अब पढ़नी है हमें प्रॉपर्टीज, तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। ये एंटी कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है? एंटी कॉम्यूटेटिव, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो a डॉट बी वॉज इक्वल टू b डॉट a, मतलब ऑर्डर बदल के रिजल्ट नहीं बदलता है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ये एंटी कॉम्यूटेटिव है, मतलब ऑर्डर बदल के रिजल्ट बदल जाता है। a क्रॉस b और b क्रॉस a ये इक्वल नहीं होते हैं, इनमें रिलेशन है a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a।
ठीक है, एंटी कॉम्यूटेटिव। कैसे सर, क्यों? आप ही बताएं, मैंने प्रॉपर्टी वहीं से निकालता हूं इसको। ठीक है, अगर हमारे पास ए वेक्टर सपोज एक्स एक्सिस में है एंड बी वेक्टर इज अलोंग वाई एक्सिस, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताइए मेरे को, और वैल्यू भी बताइए, मैग्नीट्यूड भी बताइए। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा ही लिख लेते हैं। ठीक है इस केस में 90, लेकिन मैं थीटा ही लेके चल रहा हूँ। चलो, यहां पे आएगी डायरेक्शन, कहां है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन? ए इधर है, बी ऊपर है, डायरेक्शन कहां गई? ये थंब कहां गया? बाहर की तरफ, मतलब अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। सही है, कहां की तरफ है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। वहीं अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी क्रॉस ए किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन एंगल बिटवीन बी एंड ए, थीटा। इसकी डायरेक्शन बताओ। बी इधर, ए इधर, बी ऊपर, ए इधर, डायरेक्शन कहां गई? थंब कहां गया? थंब कहां गया? थंब कहां गया? अंदर की तरफ, मतलब अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है, ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा दोनों एक ही चीज है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक है प्लस जेड एक्सिस में, एक है माइनस जेड एक्सिस में। तो इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं, माइनस बी क्रॉस ए। माइनस क्या बता रहा है? कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये ध्यान में रखना है, एंटी कॉम्यूटेटिव। चलो, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी प्लस सी इट विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जब मैं वेक्टर प्रोडक्ट कराऊंगा वेक्टर्स का कार्टेशियन फॉर्म में लिख के, वहां से वेरीफाई हो सकता है। खैर, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। चलिए क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, देन वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। ऐसा कैसे सर? ऐसा क्यों हुआ? समझा रहा हूं, सब चीजें समझा दी जाती हैं, आ जाएगा। देखो, ए क्रॉस बी नल वेक्टर कैसे बन गया? अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, देखते हैं। पैरेलल है, अगर पैरेलल का मीनिंग ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर भी इधर है, दोनों के बिटवीन एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो साइन 0 0 इंटू कुछ भी 0, मैग्नीट्यूड तो 0 हो गया। ठीक, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो कुछ तो डायरेक्शन होगी उसकी, कुछ तो डायरेक्शन होगी। तो ऐसे वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 0 और कोई भी डायरेक्शन होती है उसे कहते हैं जीरो वेक्टर। तो यहां पे नल वेक्टर आएगा क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है वेक्टर्स का। तो ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर हो जाता है, नल वेक्टर हो जाता है अगर दोनों पैरेलल हैं। अभी हमने यहां पे देखा पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो गया? 0 साइन 0 सब कुछ 0, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन आएगी, तो इसलिए नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, अगर ये एंटी पैरेलल हो, अपोजिट हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंटी पैरेलल मींस एंगल हो गया 180, तो साइन 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 0 0 सब कुछ 0, फिर से यही आएगा। तो ओवरऑल अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो ए क्रॉस बी नल वेक्टर के इक्वल होगा। सही है? यस सर, क्लियर हुआ? पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री। ठीक, फोर्थ, अगर वेक्टर को अपने ही साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट अपने ही साथ ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी कर दें, तो ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0, क्योंकि दोनों ए ही हैं, दोनों एक ही हैं, साइन 0 0, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो नल वेक्टर। तो अपने ही साथ जब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, तो क्या मिलता है? नल वेक्टर मिलता है। बी क्रॉस बी पे भी यही मिलेगा, सी क्रॉस सी पे भी यही मिलेगा। चलिए क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। बेस वेक्टर्स जो है हमारे पास, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स, इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता है?
ठीक, सबसे पहले i क्रॉस i किसके इक्वल होगा? सीधी सीधी बात है, अगर वेक्टर का अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, दूसरा तरीका समझने का, i कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी वही है। तो a क्रॉस b का फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ i1, मैग्नीट्यूड ऑफ i1 क्यों रहा है इनका मैग्नीट्यूड 1? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इनटू साइन 0 क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे है, साइन 0, साइन 0 0 0 0 सब कुछ 0, लेकिन क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो 0 वेक्टर। समझ गए? समझ गए? ठीक है, G क्रॉस J भी क्या होगा? यही होगा, और K क्रॉस K भी क्या होगा? यही होगा, यही तो होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो I क्रॉस J क्या होगा? I क्रॉस J, तो इसको यहां पे समझते हैं। ये हमारे पास I यूनिट वेक्टर कहां होता है? अलोंग एक्स एक्सिस, J कहां होता है? अलोंग वाई एक्सिस, K कहां होता है? अलोंग जेड एक्सिस। अगर मैं I क्रॉस J बोल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ I1, मैग्नीट्यूड ऑफ J1 साइन 90, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे I और J, साइन 90 इज 1, तो सब कुछ 1 हो गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन तो पक्का है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, मतलब I कैप कहां है? एक्स एक्सिस में, J कैप कहां है? वाई एक्सिस में, तो I क्रॉस J कहां आएगा? Z एक्सिस में। तो मतलब डायरेक्शन किससे बताएंगे? यूनिट वेक्टर से। तो या तो K आएगा या तो माइनस K आएगा, आएगा दोनों के परपेंडिकुलर। पता है ना मैंने, जो A क्रॉस B होता है वो A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो या तो K आएगा या तो माइनस के, दो ऑप्शंस बनते हैं। देखते हैं कहां आएगा, चलो देख लेते हैं। क्रॉस से पहले I पे फिंगर, J पाम, तो कहां आ रहा है? थंब बाहर की तरफ, मतलब पॉजिटिव K, ये आ गया। सर बाकी कहां गया? वो भी तो होता है, ये है ना। I क्रॉस J क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ I1, मैग्नीट्यूड ऑफ J1 1 साइन 90, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे, साइन 91, तो ये 1 हो गया, डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव, जेड एक्सिस मतलब K कैप। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखो J क्रॉस K बताओ क्या होगा? J क्रॉस K, J क्रॉस K मैग्नीट्यूड फिर से 1 हो जाएगा, साइन 90 होगा, तो डायरेक्शन अब देखनी है। J है इधर ऊपर, K है बाहर की तरफ, J ऐसे, J ऊपर, K बाहर की तरफ, जेड एक्सिस, तो कहां गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये हो जाएगा I कैप। ठीक हो गया, समझ गए? ठीक है, K क्रॉस I देखते हैं, K क्रॉस I, K ये है, I किधर है? I इधर है, K पे फिंगर आ गई एक्सिस में, और I मतलब पाम हो गया इधर, तो थंब कहां गया? ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? J कैप। ठीक है, बाकी मैग्नीट्यूड तो बनोगे ना, A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ K1, मैग्नीट्यूड ऑफ I1 साइन 90, वो तो 1 हो गया सब कुछ, तो ये आया। ठीक है जी, J क्रॉस I बताइए। सीधी सीधी बात तो एक ये है कि अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I एंटी कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है ये, A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो I क्रॉस J अगर K है तो J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा। सही है, K क्रॉस J कर दें, K क्रॉस J तो ये माइनस I हो जाएगा। ठीक, I क्रॉस K कर दें तो ये माइनस J हो जाएगा। सही है, वेरीफाई कर लें, चलो कर लेते हैं। I क्रॉस J, I क्रॉस K को कर लेते हैं, आ जाएगा। I इधर है, K बाहर है, Z एक्सिस, I इधर है, K बाहर है, देखो I इधर, K बाहर, तो थंब कहां आया? नीचे, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए माइनस J। ठीक है, ऐसे आप सबको वेरीफाई कर सकते हो। अब ये बहुत सारे हैं, कॉम्प्लेक्स है, कैसे याद रखें, जल्दी से याद रखना है, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई, एक शॉर्टकट बनाया। क्या शॉर्टकट है इसको याद रखने के लिए? देखो, इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट, बेस वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखने के लिए शॉर्टकट, यहाँ पे I लिखो, यहाँ पे J लिखो, यहाँ पे K लिखो। ठीक है, दो तरीके हैं आपको चलने के, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉक चलती है ऐसे, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखो, अभी समझ में आ जाएगा, पहले मैं थोड़ा समझा दूं इसको। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट, तो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। कैसे सर, क्या है इसका मीनिंग, क्या है? देखो देखो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि I क्रॉस K बताओ, I क्रॉस K बताओ, I क्रॉस K, ठीक, तो इतना तो पक्का है कि J आएगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, J आएगा, लेकिन प्लस J माइनस J। अब देखो, I क्रॉस K, आपको I से K की तरफ चलना है, यहां से भी तो चल सकते हैं सर, J पढ़ रहा है ना रास्ते में, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए रास्ते में। अगर I क्रॉस K करना है तो ऐसे चलना पड़ेगा,
आई से के की तरफ, आई से के की तरफ। आप कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस आएगा, आएगा तो जे, दोनों के परपेंडिकुलर आता है तो आएगा तो जे, तो माइनस जे, क्या आई क्रॉस के जे ही आ रहा था, माइनस जे ही आ रहा था, यस ये समझ गए, ठीक है। अच्छा अब मैंने बोला ऐसे ही बना देना आई जे के, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ठीक। मैंने बोला भाई बताओ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आएगा तो आई, के जे इसको छोड़ के आई आएगा, ठीक, लेकिन प्लस आई आएगा माइनस आई आएगा, तो के से जे की तरफ, के से जे की तरफ कैसे चल रहे हैं आप, जैसे क्लॉक चलती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। एक और देखते हैं, मैंने बोला आई क्रॉस जे बताओ, आई क्रॉस जे, के आएगा, ये बात तो पक्की है, प्लस के आएगा माइनस के आएगा, देखते हैं आई से जे की तरफ, यहां से क्यों चलना है, यहां तो के आ रहा है रास्ते में, आई से जे की तरफ कैसे चल रहे हैं आप, आई से जे की तरफ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस ही रहेगा, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, सही समझ गए, ये शॉर्ट समझ गए, ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, चलिए ये भी क्लियर हुआ, यस सर क्लियर हुआ, ठीक। बाकी ये नहीं याद करना तो ये तो है ही, आपके पास डायरेक्शन निकालना आपको आ ही गया, चलिए ये ठीक है, यस सर ये ठीक है। अब आगे, अब वेक्टर अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या आएगा, कुछ बड़ा आने वाला है वो, ये कुछ बड़ा आने वाला है, ठीक है, आप समझ गए, ये क्लियर हुआ, ठीक है। मैं इसको हटा दूं नीचे से, यस सर। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स हैं तो कुछ आपके पास यहां पे बड़ा आने वाला है, कार्टेशियन फॉर्म, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, जो हमारे पास, जैसे मैं बताता हूं अभी, कार्टेशियन फॉर्म में लिखो ए वेक्टर को 3 डायमेंशन में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास बी वेक्टर है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमसे बोला गया भाई ए क्रॉस बी फाइंड करो, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये क्रॉस ये टर्म, ठीक है, ये क्रॉस ये, कैसे करें, तो पहले इसको उठाओ, इन तीनों के साथ क्रॉस करो इसका, ए एक्स आई कैप का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, करो, आई क्रॉस आई पड़ेगा पहले, और आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो, मैग्नीट्यूड वाइज चल रहे हैं जीरो, तो वो तो जीरो हो गया। अब आई क्रॉस जे पड़ेगा, आई ये वाला कर रहे हैं ना, पहले इसका इसके साथ पड़ा, आई क्रॉस आई जीरो हो गया, आई क्रॉस जे अब इसका इसके साथ पड़ेगा, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे होता है के, पहले ये लिख लो ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप, सही है, ठीक है। अब इसको चलते हैं, ए वाई जे कैप इसके साथ चलाओ, सॉरी ये छूट गया ना, इसके साथ तो हो गया, अब ये ए एक्स आई कैप इसके साथ भी तो होगा, देखो फिर से देखो, ए एक्स आई कैप इसके साथ हुआ तो ये जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होता है तो ये के बन गया, ए एक्स बी वाई वैसे लिख लिया, अब इसका इसके साथ भी होगा तो ये कितना आएगा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के पड़ेगा, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, तो माइनस जे, तो मैंने माइनस पहले लिख लिया, और यहां क्या बचा, ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड, और आई क्रॉस के क्या बन गया, जे, माइनस जे बनना था लेकिन मैंने माइनस पहले लिख लिया, ठीक हो गया, यस सर। अब ये ए वाई जे कैप का बनेगा इन तीनों के साथ, ठीक, चलाएं, ठीक है, ए वाई जे कैप इसके साथ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, ये तो ऐसे ही लिख दो, माइनस के मैंने माइनस पहले लिख लिया, ए वाई बी एक्स, और ये क्या बन गया, के बन गया, जे क्रॉस आई क्या बन गया, के, जे क्रॉस आई माइनस के बना, माइनस पहले लिख लिया, ये बचा ए वाई बी एक्स के, ठीक है। अच्छा इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ जे क्रॉस जे जीरो, अब इसका इसके साथ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, तो ये सिंपल आई बन जाएगा, यहां पे लिखता हूं इसके आगे प्लस ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड आई, सही है, जे क्रॉस के क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब ये चलते हैं, ये इसके साथ पहले के क्रॉस आई, के क्रॉस आई पड़ेगा इसके साथ, और के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई होता है जे, तो प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई इज जे, अब इसका इसके साथ के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई, के क्रॉस जे इज माइनस आई, माइनस पहले लिख लिया, माइनस ए जेड बी वाई आई, ठीक हो गया। अब के क्रॉस के तो जीरो हो गया, तो ये टर्म आ गया, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा, ठीक, ये ऐसा टर्म आ गया, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। सर ये कैसे याद रखें, तो बड़ा भयंकर हो गया,
ए एक्स बी वाई के माइनस ए एक्स बी जेड जे, ए वाई बी एक्स के, ए वाई बी जेड आई, ए जेड बी एक्स जे माइनस ए जेड बी वाई आई। इसको कैसे याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखने के लिए हमने शॉर्टकट बनाया है। यहाँ पे क्या शॉर्टकट बनाया? देखो 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 देखो, यहां पे हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का यूज किया। ये आपके पास आते हैं क्लास 12th मैथ्स में, क्लास 12th मैथ्स में हम उसका छोटा सा फॉर्म यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, तो हमने कहा अगर हमारे पास ए ये है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी को ऐसे लिखो, ए क्रॉस बी को कैसे लिखो? ऐसे, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, 2 डैश बना दो ऐसे, 2 डैश, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये क्लास 12th मैथ्स में आती है। अब यहाँ पे आई जे के लिख लो ऊपर, आई जे के ऐसे। ठीक, अब ये ए के लिखो, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। अब बी के, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब देखो क्या किया हमने? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, 2 डैश ऐसे लगा लिए, आई जे के लिखा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक, इसमें ये रोज हैं, 3 रोज और ये 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स 3 रोज। ऊपर रो आई जे के फर्स्ट रो, सेकंड रो में ए के क्रॉस से पहले जो है उसके, और थर्ड रो में बी के। ठीक है, अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको कैसे ओपन करते हैं? कैसे ओपन करते हैं? देखो ये तो हो गया ना, ये तो सही है। ठीक है, इसको ऐसे ओपन करते हैं कि आपको पहले आई कैप लिखना है। क्या लिखना है? आई कैप। लिख लिया? यस सर, आई कैप लिख लिया। अब देखो आपको आई कैप लिखा तो ये रो और ये कॉलम जिसमें आई कैप है, वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है, भूल जाना है उसको। और भूलने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। मतलब आई कैप लिखा, आई कैप लिखा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, और क्या बचा? ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हो गया, समझ आ गया? ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद माइनस जे कैप लिखना है, ये प्लस में आएगा, जे कैप माइनस में, माइनस जे कैप, और माइनस जे कैप लिख लिया तो उसका रो और कॉलम छोड़ देना है जे का। तो ये और ये और ये छोड़ दो। ठीक, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ये माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक हो गया? ठीक है, ये भी हो गया। आ जाएगा समझ में, अभी आ जाएगा, क्वेश्चंस भी करेंगे ना फिर क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अभी प्लस के लिख देना है, आई प्लस में, जे माइनस में, के प्लस में, ये वाला प्लस में। ये आप डिटेल में क्लास 12th मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक, अब के लिखा तो फिर से इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है, रो और कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बचा हमारे पास? बचा ए एक्स बी वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस ये, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ऐसा करते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया? ये तो ए क्रॉस बी इसके इक्वल आ गया, ये यही है। कैसे सर? कैसे है ये यही? चलो लिखें, समझे? हाँ सर बिल्कुल, देखते हैं। देखो देखो देखो, यहां से मैं इसको और सही तरीके से लिखता हूं। मैं आई कैप कॉमन ले लेता हूं, तो आई कैप कॉमन लिया, यहां क्या बचा? कहीं भी आई कैप है, मैंने कॉमन ले लिया, ए वाई बी जेड बचा। ठीक है, आई कैप और कहीं दिख रहा है? यस सर ये है, तो माइनस ए जेड बी वाई। क्या ये वैसे ही आ गया? देखो 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 देखो, वही तो आ गया। ठीक है, अब मैंने माइनस जे कैप कॉमन ले लिया, तो यहां बचा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड बचेगा ना, और जे कैप यहां प्लस में है तो माइनस ए जेड बी एक्स। क्या ये वही आ गया? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, बिल्कुल सर वही आ गया। ठीक है, अब मैंने यहां पे के कैप भी कॉमन ले लिया इसके साथ, प्लस के कैप भी कॉमन ले लिया। कहाँ है के कैप वाला? ये है के कैप वाला, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्या ये वही आ गया? यस सर, ये तो सेम हो गया। तो ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फिर से क्या करना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में? आपको एक रो आई जे के बनानी है, फिर जो क्रॉस से पहले है उसके लिख लेने एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के लिखने बी एक्स बी वाई बी जेड। उसके बाद आई लिखो, रो कॉलम छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर ये इसके लिए माइनस जे, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना माइनस जे, फिर से वही ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर के, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन करें, आ गया ये समझ में? आ गया ये, यही है वो शॉर्टकट है याद रखने के लिए। ठीक, चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। आ जाएगा, जब क्वेश्चंस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये याद हो जाएगा अपने आप।
चलो आप क्वेश्चंस करें इस पे। यस सर, ठीक है। आपके पास ए वेक्टर है सपोज i प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर आपके पास सपोज i प्लस j प्लस k। आपको बोला गया a क्रॉस b फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे a क्रॉस b? पहले डिटर्मिनेंट बनाओगे, i j k लिखोगे, i j k लिखने के बाद क्रॉस से पहले जो है a, यहां पे देखो ax कितना है 1, तो ये 1, ay 2, az 3, वैसे b के लिखो 1 1 1 1 1 1। अब क्या करना है? कुछ नहीं, काम हो गया। आई कैप लिखो, लिख लिया। इसके बाद ये छोड़ दो, ये और ये छोड़ दो, क्या बचा? ये माइनस ये 2 माइनस 3, सही है। 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3, माइनस जी कैप लिखना है, माइनस जी कैप। अब ये और ये छोड़ दो, ये और ये छोड़ा तो 1 1 1 माइनस 1 3 3, सही है, ठीक है। प्लस के कैप लिखना है। अब के कैप लिखा आपने, ये और ये छोड़ दिया तो 1 1 1 माइनस 2, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा? यहां से देखो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस 2, ये प्लस हो गया प्लस 2j और माइनस के, ये आ गया ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर से क्या किया? ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो आई जे के ऊपर लिखा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यहां पे 1 2 3 1 1 1, आई को लिखा 2 माइनस 3, जे को लिखा माइनस जे 1 माइनस 3, के को लिखा 1 माइनस 2, सही है। आ गया ये समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। आपके पास है सपोज ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k एंड b वेक्टर इज सपोज 2i plus j plus k. Question is you have to find a cross b. Write in determinant form I j k simple. Okay, अब a का लिखना है, यहाँ पे 1 then 2 again 1 1 2 1, यहाँ पे 2 1 1 2 1 1, हो गया, बस हो गया। तो a क्रॉस b इट इज इक्वल टू i लिखो, i लिख लिया। इसके बाद छोड़ दो 2 माइनस 1 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 माइनस 1 1, ठीक है। माइनस जे कैप 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस के कैप प्लस के कैप प्लस के कैप प्लस के कैप 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी के कैप ये छोड़ दिया 1 माइनस 4 माइनस 3। अभी आगे चलो, a क्रॉस b इज इक्वल टू आई कैप इंटू 1 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, ये भी हो गया। आ गया ये, चलो इसको करेंगे फिर। अब आगे चलो, इसको नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले। चलो क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। दूसरा भी वैसे ही है, पैरेलल प्रूव करना है। मतलब मैंने प्रॉपर्टी में भी आपको बताया था कि अगर वो पैरेलल हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? 0 वेक्टर। तो हमें ए क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे 0 लेके आना है, तब ये पैरेलल होंगे। वैसे क्यों आता है 0, क्यों आता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर वो पैरेलल हैं तो थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 0 सब कुछ 0, लेकिन वेक्टर तो वेक्टर लगेगा। तो ओवरऑल हमें अगर पैरेलल प्रूव करना है वेक्टर्स को, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आना चाहिए? 0। तो देखते हैं ए क्रॉस बी 0 कैसे आएगा। तो ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया, आई जे के सबसे ऊपर, फिर ए के साथ 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पे बी के साथ माइनस 6 9 एंड 3। ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। 0 के इक्वल लेके आना है, प्रूव करना है पैरेलल है, मतलब ए क्रॉस बी 0 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। चलो कैसे ओपन करते हैं इसको? ए क्रॉस बी इक्वल टू आई कैप यहाँ पे लिया, कैसे करते हैं? इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये माइनस 9 माइनस 9 तो ये प्लस 9 हो गया, सही है, ठीक है। माइनस जे तो ये आ जाएगा, ये हटा दिया, 3 2 6 माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये ऐसा रहेगा, प्लस के। अब देखो के ले लिया, ये हो जाएगा 9 2 18 माइनस ये प्लस 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे था, ये आ जाएगा। अब देखो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ गया 9 माइनस 9 0 आई कैप 0 जे कैप और ये 0, सब कुछ 0, मतलब 0 वेक्टर, हेंस ए एंड बी आर पैरेलल विद ईच अदर। हो गया, यही प्रूव करना था। चलो इसको भी कर लें, ये भी हो जाएगा। अब तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा? आई जे के लिख लो यहाँ पे, ए के साथ है 4 3 1, इसके साथ है 12 9 3, तो
तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल आ जाएगा, आई ले लो यहाँ पे 3 3 9 9 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस जे 3 4 12 माइनस 12 प्लस के भी आ गया, प्लस के भी आ गया, ये हो गया 9 4 36 माइनस 36, देखो जीरो हो गया सब कुछ, 9 माइनस 9 जीरो, 12 माइनस 12 जीरो, 36 माइनस 36 जीरो, इट मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वैक्टर, यही तो जीरो वैक्टर है, जीरो आई जीरो जे जीरो के, तो जीरो वैक्टर। अगर ए क्रॉस बी जीरो वैक्टर इक्वल है मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, प्रूव हो गए। तो अगर पैरेलल प्रूव करने के लिए हो तो ए क्रॉस बी को किसके इक्वल लेके आना है, जीरो के। चलो आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। अब हमें पता है यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर कहां पे आता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो वही एन कैप फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये एन कैप फाइंड करना है। तो एन कैप फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी तो हम निकाल लेंगे, चलो थीटा लाना पड़ेगा। तो इसको हमने कहा ऐसे लिख लो इसको, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए बी साइन थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही तो है वेक्टर प्रोडक्ट का। तो इस मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, ए क्रॉस बी अगर वेक्टर का मॉड लग गया तो मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एन कैप। तो एन कैप फाइंड करना है जो किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब खुद देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर हमें ए यूनिट वेक्टर देखना है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो ये इसी फॉर्म में तो आ गया, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, चलो अब हमें एन कैप फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, पहले ये वाला कर रहे हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के, यहाँ पे आ गया वही डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म। ए के साथ है हमारे पास 4 -1 और ये 3, ये है -2 1 और ये है -2। चलो भाई आगे बढ़ो, ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, आई कैप यहाँ पे ले लिया, ये 2 -3, यही तो है ना, ये 2 ये -3 माइनस जे ले लिया, तो ये -8 -6 तो +6, और यहाँ पे के ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 2, ये ऐसे हो गया। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, ये हो गया -i 2 -3 -1 -i -j -2 + 2j, और ये हो गया 2k। सही है, ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब इसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी याद है, पहले बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर्स में। तो अंडर रूट ax² + ay² + az², अंडर रूट -1² 1, 2² 4, 2² 4, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 9 मतलब 3। आगे सब कुछ, अब यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी कितना आया था, -i प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन कैप इक्वल टू -i + 2j + 2k अपॉन, ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया। ये यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है, -i + 2j + k अपॉन 3। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 यूनिट आएगा, और ये तो होता ही है इन दोनों के परपेंडिकुलर। चलिए हो गया, समझ आ गया, ये करना है। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। कर लिया होगा अभी आपने, क्या आ रहा है देखो, मैच करना अभी सही आ रहा है या नहीं, चलो करना वही है। ठीक, तो आई जे के लिख लिया, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है फिर उसका मॉड। तो आई जे के लिख लिया, ये आ गया ए के लिए 2 1 1 2 1 1, बी के लिए 1 -1 2 1 -1 2। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपके पास, पहले आई आया, ये हो गया 2 -1 + 1 2, ये गया ना आई के लिए 2 -1 + 1 हो गया, -j तो ये हो गया 2 2 4 -1। ठीक है, प्लस के भी आ गया, तो ये हो गया -2 -1। सही है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी आ गया 3i, ये हो गया 3 -3j, और ये हो गया -3k। 3i ये 3j, ये माइनस था -3j, और ये -3k। ठीक है, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया मॉड लग गया मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट 3² 9, 3² 9 -3² तो +9 हो जाएगा, -3² + 9 तो अंडर रूट 27, रहने दो 3√3 लिख लो चाहे तो, मैंने ऐसे ही रहने दिया अंडर रूट 27। तो जो यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल हो गया, ए क्रॉस बी जो कि है 3i -3j -3k अपॉन रूट 27। चाहे तो इसको 3√3 लिख लो आप,
ठीक है, 3√3 लिख लो, 3 से 3 गया, यहाँ √3 बच जाएगा तो हो जाएगा ना, बाकी तो मैं ऐसे तो ये आ गया, ये यूनिट वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेक्टर प्रोडक्ट से आपको बताऊंगा कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज इनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।